300 खिलाड़ी 300 खिलाड़ी 300 कहानी जज्बे की आवाज जीत की जुबानी 300 खिलाड़ी 300 कहानी जज्बे की आवाज जीत की जुबानी हर कदम संघर्ष हर पल तैयारी मेहनत बोले अब बारी हमारी 300 खिलाड़ी 300 खिलाड़ी 300 कहानी। नमस्कार दोस्तों, 300 खिलाड़ी 300 कहानी में मैं अनिल यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में कपिल देव जी उपस्थित हैं, जो एक कबड्डी प्लेयर हैं। आइए जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। कपिल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं और हमारे जो देखने वाले हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कबड्डी में किस तरह आप आए और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, मेरी जर्नी कबड्डी में जो रही है, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो मेरे जो स्कूल में है कबड्डी गेम खेली जाती थी। क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से आता हूँ, जहाँ पर बड़े ग्राउंड्स नहीं होते। हमारे पास स्मॉल एरिया गेम हम खेल सकते हैं। और हम जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए कबड्डी एक बहुत अच्छी गेम होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जी, एक किट चाहिए हमें और मिट्टी का मैदान चाहिए, जो कि हमारे पास स्कूल में उपलब्ध था। और हमारे जो स्कूल में ज़्यादातर कबड्डी चलती थी, जिसके कारण मैं कबड्डी में मेरी रुचि बढ़ी। क्योंकि जो आज गर्ल्स के लड़कियों के उस क्षेत्र में देखा जाए तो हमारी जो रितु नेगी है, अर्जुन अवार्डी है और इंडिया की कैप्टन है अभी। जी। और फिर पुष्पा राणा है, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश में, उसमें उप कप्तान थी। और साक्षी शर्मा और काफ़ी अच्छी खिलाड़ी मेरे ज़िले से रही हैं, मेरे तहसील से रही हैं सर, और मेरे बिल्कुल आसपास से हैं। और यहीं से मुझे जो रितु नेगी जी, प्रियंका नेगी जी जब खेलते थे तो स्कूल में उनका गेम बहुत अच्छा होता था, और जो मेरे स्कूल की कबड्डी की गेम है वो बहुत अच्छी होती थी, जिससे मुझे मैं खो खो भी खेलता था शुरुआत में, लेकिन एकदम से मेरी रुचि कबड्डी में ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कबड्डी की टीम अच्छी होती थी। जैसे आपने नेशनल खेला है, तो नेशनल तक का जो आपका जो सफर रहा है वो हमारे दर्शक से शेयर करें। देखिए सर, कबड्डी एक ऐसा खेल है, इसमें खेल और चोट का बहुत गहरा नाता है। जी। कबड्डी में चोट के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं हर मिनट के बाद। लेकिन जब हमने खेलना स्टार्ट किया तो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चोटें भी लगी, कभी घुटनों में लगी, कभी एंकल में लगी, कभी रिस्ट में लगी। चोट भी लगती है, लेकिन उससे हमने चोट से का सामना किया और फिर उसका रिहैब किया। फिर जैसे चोट ठीक हो जाती थी, फिर मैदान में उतरते थे। तो जब से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अंडर 14 में स्टेट तक गए, अंडर 19 में स्टेट तक गए, फिर नेशनल गए। उसके बाद 2 बार मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ। तो वहाँ तक का मेरा जो सफ़र रहा वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। क्योंकि इसमें कबड्डी में हमारे हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी रहा है। काफ़ी हॉस्टल, हमारे 2 हॉस्टल, साई हॉस्टल है, स्टेट हॉस्टल है, और एक नालागढ़ जो हमारा सोलन क्षेत्र है, जहाँ से हमारे पद्मश्री अजय ठाकुर जी आते हैं, जो कि इंडिया लेवल पर बहुत तगड़े प्लेयर रहे हैं। तो उस क्षेत्र से हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता था जब हम स्टेट खेलते थे। तो वहाँ पर नेशनल के लिए सिलेक्शन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता था। और उस कारण हमने नेशनल किया। फिर जैसे मैं कॉलेज गया, कॉलेज के बाद मैंने बीपीएड किया, एमपीएड किया। तो थोड़ा मेरा रुझान खेल से इसलिए हटा क्योंकि मेरे को थोड़ी बैक की इंजरी हो गई थी। तो जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैंने एमपीएड कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर खेलना शुरू किया था। मेरे जो एक कोच मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तेरा पास शरीर है। पहले मेरा बॉडी वेट थोड़ा कम हुआ करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो यूनिवर्सिटी के बाद जब मैंने HPU शिमला से एमपीएड किया, तो मेरा थोड़ा फिजिक अच्छा हो चुका था तब तक। तो उन्होंने बोला कि यार तू अभी भी खेल सकता है और आगे खेल ट्राई कर। तो मैंने उनके पास, अशोक शर्मा जी, उनके बाद 2-3 महीने मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे थोड़ा इंजरी के कारण ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो मैंने उनको बोला कि सर ट्रेनिंग तो मेरी इच्छा तो है करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँ, क्योंकि मुझे जैसे मैं सुबह उठता हूँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो उसके बाद मैंने स्कूल में जॉब किया। फिर मेरे जो
कॉलेज के बाद के जो मेरे कबड्डी के गुरु रहे हैं श्री गोपाल दास्टा जी, प्रोफेसर रिटायर हुए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से, और उन्होंने मुझे मोटिवेट, अब मैं एक राष्ट्रीय लेवल का सर मैं टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ। अभी फरवरी में जो हमारा फ्रेशर कोर्स होता है हमारी कबड्डी में, उसमें मैंने भाग लिया था मध्य प्रदेश के भोपाल में, और वहाँ मैंने नेशनल टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम भी पास किया है। और वो मोटिवेशन भी मुझे मेरे गुरु गोपाल दास्टा सर से ही मिला है। वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे और ऑफिशियल के क्षेत्र में मुझे काफ़ी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। कभी ऐसा मन में आया कि गेम को छोड़ दूं? पहले तो सर जब हम खेलते थे, देखिए जो मेरा जहाँ से मैं आता हूँ, जी जी, वहाँ पर हमारे गेम के लिए कोई इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जी जी, जो भी हम, जैसे मैं भी कबड्डी खेला हूँ, मैं जब बचपन से शुरू किया तो जैसे स्कूल में खेलते थे, टूर्नामेंट्स के टाइम 2-3 महीने खेलते थे, बस वहाँ पे कबड्डी खेली, कोई फेडरेशन का टूर्नामेंट आ गया, 2-4 दिन पहले ट्रायल होता था, सीधे टूर्नामेंट में चले गए। लेकिन ऐसा अगर जैसे हरियाणा में है, कबड्डी का गढ़ है, हरियाणा तो हर खेल का गढ़ है माना जाता है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ कोई जो भी प्लेयर गेम खेलता है वो स्पेसिफिक गेम खेलता है, कोई एक गेम चुनता है और उसमें अच्छा प्रैक्टिस भी अच्छी करते हैं, और मेन खाने पीने का जो हमारा डाइट रहता है तो वो हरियाणा का बहुत अच्छा है। इसमें एक नारा भी है हमारे एमपीएस के बाहर लगा हुआ, हमारा हरियाणा ऐसा कुछ, हरियाणा का मतलब अच्छा खाना, दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, ये एक नारा दिया जाता है हरियाणा में। तो हमारे वहाँ थोड़ा डाइट का भी इशू रहता है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ। हालांकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी मेरी रुचि क्रिकेट में भी रहती थी, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे सख्त आदेश दिए थे कि भाई क्रिकेट में तेरा फ्यूचर नहीं बन सकता। जी जी, अगर आपको खेल में अपना फ्यूचर बनाना है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपको गेम वो चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका फ्यूचर बन सके। जी जी, तो मैं अपने माता पिता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कबड्डी के लिए हमेशा सपोर्ट किया। जब भी मैं बाहर खेलने जाता था, जहाँ मुझे 500 रुपए की जरूरत होती थी, वहाँ मुझे चाहे कैसे भी उन्होंने किया, मुझे 1000 रुपए देते थे कि हमारे बच्चे को कहीं भी कमी ना हो। तो ऐसे माँ बाप मिलना भी एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो हमें गेम के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। आज तक कोई ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटना हुआ हो जिसमें आप बहुत टूट चुके हो, फिर आपको किसी ने मोटिवेट किया, ऐसी कोई कहानी वो हमारे जो दर्शक हैं उनसे शेयर करें? ऐसी कहानी, एक बार इंटर कॉलेज का टूर्नामेंट था सर, वहाँ पर जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जी, और मुझे अपने आप में विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हुआ होगा। तो फिर किसी कारणवश चलो जैसे भी हुआ, नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैंने क्वार्टर फाइनल तक बहुत अच्छा खेला था, मेरा सिलेक्शन होगा। तो जब वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मुझे लगा यार इतना अच्छा खेल के भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं अगर रहने ही देता हूँ, क्या गेम खेलना है। तो मैंने 6-7 महीने लोकल टूर्नामेंट्स भी नहीं खेले, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही फिर फाइनल ईयर में इंटर कॉलेज आया, फिर जो मेरी कॉलेज में डीपी में भारती मैम थे, उनका मतलब मैं उस समय अच्छा प्लेयर था कॉलेज में, तो उन्होंने बोला तू नहीं खेलेगा तो टीम ही नहीं जाएगी, तुझे तो खेलना ही पड़ेगा। मैंने बोला मैम रहने दो, क्या खेलना, पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, पढ़ाई में भी वीक हो गया। तो बोलते नहीं खेलना है आपको, और ऐसा नहीं समझना, गेम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो, अगर एक सिलेक्शन से आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे आप। तो वो पॉइंट, वो जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का रहा, अगर मैं उस समय छोड़ देता तो शायद मैं इस खेल विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पाता। तो मैं मैडम का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे वहां पर मोटिवेट किया। तो उसके बाद जैसे मैं फाइनल में गया, मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी के लिए हुआ, और फिर लगातार मैंने 2 साल खेला। अभी आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का नाम लिया, तो इसमें पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं आप अभी। जी जी। इससे पहले का जो आपका अनुभव और अब में क्या अपने आप में बदलाव देखते हैं, वो हमारे जो दर्शक हैं उससे शेयर करेंगे? देखिए सर, खेल विश्वविद्यालय हरियाणा जी तक पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और यहाँ से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कर रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ से पहले जब मैं स्कूल में जॉब करता था, वहाँ मैं जब बच्चों को, और मेरे एक सहयोगी है, वो प्रो कबड्डी में ऑफिशियल है और इंटरनेशनल लेवल का ऑफिशियल है, श्री अतर सिंगटा जी। जी जी। लास्ट ईयर हमने
अप्रैल में 7 अप्रैल से एकेडमी शुरू की थी पोंटा साहिब में। जी जी। तो वहाँ से पहले तो मैं स्कूल में खिलाता था, अपनी स्कूल टीम को ही खिलाता था, लेकिन जैसे ही वो आर्मी से एक्स सूबेदार रहे हो, वहाँ से रिटायर होके आया, तो उन्होंने एकेडमी स्थापित की वहाँ पोंटा साहिब में। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे किसी से पता किया होगा कि भाई यहाँ पे मुझे एक लड़का चाहिए ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कपिल जी आपको आना है और मैं यहाँ पर आपको एज ए कोच रखना चाह रहा हूँ अपने पास। तो मैंने सोचा सर कि पहले शुरू में मुझे लगा, मैं कहा यार इतनी एकेडमी में तो ट्रेनिंग देना थोड़ा टफ हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा मोटिवेट किया जी। और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। फिर जैसे मैं 2-3 महीने हो गए, मैं मई जून तक उनके साथ जुड़ा रहा और दिन पर जैसे डेली, वो बहुत ही मतलब इतने मोटिवेटेड इंसान है, हर किसी को मोटिवेट करते रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। उन्होंने मुझे यहाँ NIS के लिए, डिप्लोमा के लिए मोटिवेट किया। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं डिप्लोमा करूं। मेरा था कि मैं अपने हिमाचल में हमारा PTI का कमीशन आने वाला था, PT का कमीशन आने वाला था, उसकी प्रिपरेशन करूंगा और उसमें मैं जॉब ले सकता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, और मेरे जो गुरु है श्री गोपाल दास्टा जी, उन्होंने भी मुझे किया कि भाई वहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा डिप्लोमा करवा रही है, आप वहाँ पे पता कीजिए। तो नोटिफिकेशन उन्होंने मुझे लिंक भेजा कि इस लिंक पे आप पता करो। मैंने देखा वो फॉर्म की 2 दिन की डेट रह गई थी। 12 जुलाई को देखा था मैंने और 14 जुलाई को तक डेट थी वो। फिर मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, तो यहाँ पर आया, एंट्रांस दिया और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो जो मैं पहले कबड्डी खेलता था और मैं स्कूल में सिखाता था, उसमें और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि ये जो सर यहाँ पर डिप्लोमा हो रहा है, ये तो बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। यहाँ पर जो हमारे कोच है श्रीपाल सर जो कि ex-DS रिटायर्ड है, वो उनके अंदर तो कबड्डी का ज्ञान का, वो तो एक ज्ञान का भंडार है। और मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में कबड्डी को उन्होंने बहुत, कबड्डी डिप्लोमा को बहुत ऊपर ले गए हैं पिछले 1-2 साल में। उन्होंने काफ़ी अच्छे स्किल हमें सिखाए हैं। जैसे हम पहले कोई भी स्किल करते तो एक ही टाइम में कर लेते, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें स्टांस और फिर उसमें एग्जीक्यूशन फॉलो थ्रू आता है, वो चीज़ें उन्होंने सिखाई और हर स्किल को बारीकी से सिखाया है हमें। और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई एक खिलाड़ी को किस तरह से आपने मोटिवेट करना है, किसी को इंजरी हो जाती है उसको कैसे मोटिवेट करना है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है उसको भी हमने मोटिवेट रखना है। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला है, जितना उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने हमें 1 साल में शेयर किया है। और इस विश्वविद्यालय की मैं बात करूं सर, यहाँ पर हमारे जो BC सर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके काफ़ी प्रयास रहे हैं इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में। और हमें हर महीने हमारे लिए वर्कशॉप हो गई, सेमिनार हो गए, यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल वर्कशॉप हमारे लिए हुई है, जो इंडिया के लोग बाहर जाके पैसे देकर वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वो हमें फ्री में मिल रही है यहाँ पर। और इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन हमारे लिए लेकर आते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हो, हर क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी के हो, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हो, हर क्षेत्र में हमें यहाँ पर बहुत, मैं समझता हूँ कि 25 से 30 वर्कशॉप हुई होगी अभी तक हमारी, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसमें हमारे रजिस्ट्रार सर है, डीन एकेडमिक सर है हमारे, उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है हमारे डिप्लोमे में भी और इस पूरे विश्वविद्यालय को संवारने में भी। जिस प्रकार से BC सर, डीन एकेडमिक सर काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रार जी सर काम कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय सर आने वाले समय पे बहुत तरक्की करेगा। और NIS जो बेंगलोर और पटियाला से होता है, एक समय आएगा जब वहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो फैसिलिटी वहाँ मिल रही है वही सेम फैसिलिटी यहाँ पर भी मिलने वाली है आने वाले खिलाड़ियों के लिए और आने वाले कोचेज के लिए। जब इंजरी जब आपको होती है या स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? सर, जब हमें इंजरी होती है तो उस समय हमें जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी है उनको देख के हमें कि भाई चलिए इंजरी तो होती है, चलो एक स्पोर्ट्स में इंजरी होना, कभी हम ऐसे होता घर में भी कुछ काम करे तो ऐसे गिर जाते हैं, वहाँ भी इंजरी हो जाती है,
तो ये तो गेम का पार्ट है। अगर वहां हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो वहां पे हमारा गेम छूट जाएगा। जब भी मैं आगे भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं उनको भी यही संदेश देना चाहूंगा कि जब आपको इंजरी होती है उसका अच्छे से आप ट्रीटमेंट कराइए, उसका अच्छे से रिहैब करिए, और उसके बाद फिर से अच्छे रिहैब के बाद फिर से मैदान में उतरे। एक बार इंजरी होने से किसी का करियर खराब नहीं होता। आपको पास लंबा समय होता है अपने करियर को बनाने के लिए खेल के क्षेत्र में। जैसे आपको इंजरी होती है उसको अच्छे से आप ट्रीटमेंट करो और रिहैब करो, उसके बाद आप ग्राउंड में आइए और ग्राउंड में आप उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसके बाद। तो हम जब इंजरी होती है तो इंजरी के बारे में थोड़ी टेंशन तो होती है, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि चलो कोई नहीं, इंजरी होगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। और छोटी मोटी तो हम वैसे ही कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, इतना तो होता रहता है, खेल में होता है। और ज्यादा कबड्डी है तो थोड़ा कॉम्बैट गेम है, इसमें टीम गेम है। एक रेडर जब रेड करने जाता है तो 7 डिफेंडर खड़े होते हैं सामने, उनसे निकलना कबड्डी, ये तो कबड्डी की एक खासियत है। और कबड्डी सर मैं बोलूँ तो क्रिकेट के बाद अगर इंडिया में किसी गेम का वर्चस्व अभी चल रहा है तो कबड्डी है। कबड्डी में जो हमारा प्रो कबड्डी चला है वहां से खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। जो हम मिट्टी से मैट तक का जो हमने यहाँ वर्कशॉप भी कराई थी, उसमें यही हमें सीखने में मिला कि अब खेल के क्षेत्र में कबड्डी में आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो अगर आप अच्छी मेहनत करो। प्रो कबड्डी में जाओ इंटरनेशनल लेवल पे तो वैसे ही मिलता है पैसा, लेकिन अब कबड्डी एक ऐसा गेम हो चुका है जिसमें खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अपना इनकम सोर्स कर सकता है, इनकम यहाँ से अर्न कर सकता है। कपिल जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको बुलाएंगे स्टूडियो में, क्योंकि इस समय का कुछ उसकी पाबंदी है। ओके सर, ओके। तो हम आपको फिर से अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए खिलाड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।